दोस्तों नमस्कार। ना जाने कितने मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा इस देश में अब करप्शन नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी जाएगी। इस देश में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक शानदार रेड कारपेट बिछाई जा रही है। लाल फीताशाही पूरे तरीके से खत्म। लाइसेंसी राज अब आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। टेक्नोलॉजी के जरिए नकेल कसी जाएगी और इन सब के बीच जो करप्ट होगा, भ्रष्ट होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो संसद के भीतर दिया गया भाषण हो या लाल किले के प्राचीर से किया गया ऐलान हो, वह इस देश के भीतर हर चुनाव में, पॉलिटिकल रैली में कही गई बात हो या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पर करप्शन के खिलाफ जो आवाज प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई, शायद ये आवाज हर किसी ने सुनी जरूर होगी। कभी कहा गया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कभी कहा गया इस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब तो सिर्फ यही रास्ता है इस देश को आगे बढ़ाने का। यह भी कहा गया इस देश में कहीं पर कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए इनकम टैक्स अधिकारी हो, कस्टम के अधिकारी हो, एक्साइज ड्यूटी को वसूलने वाले हो, कार्रवाई कड़ी की जाएगी। परिस्थितियां इस देश में बीते 11 वर्षों से जो भी रही हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनते ही जब उन्होंने सोचा इस देश में टेक्नोलॉजी के आश्रय नकेल तो कसनी चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर जितना भ्रष्टाचार है, जो मुश्किल हालात हैं, कानून को लोग मानते नहीं हैं, हालात बद से बदतर हैं। इसीलिए तो दुनिया में सफर करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूके थे कि लोग उनके आने से पहले, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले सोचते थे इस देश में क्यों जन्म हो गया, क्यों नहीं हम किसी दूसरे देश में चले जाएं। इंडस्ट्रिस्टों की पूरी कतार ये सोचती रही, लेकिन इस देश के भीतर का मौजूदा सच कितना भयानक है, आप सुनेंगे तो हैरत नहीं होगी। हो सकता है आप त्रासदी को समझते हुए इस देश की परिस्थितियों से सीधे सीधे रूबरू हो जाएं, लेकिन फिर भी इस देश को लेकर जो सवाल उठते रहे 2014 से पहले और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो कहा, याद एक बार करना चाहिए। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनकर भी इस देश के लोगों को भरोसा शायद हुआ नहीं। वह इस देश का रईस हो, इस देश में रोजगार की तलाश में भटकता हुआ युवा हो, हाथों में डिग्रियां लेकर इस देश के लिए कुछ करने की सोचने वाला युवक हो, या फिर कोई भी शख्स हो जिसे मौका मिला वो ये देश छोड़कर चला गया। क्यों चला गया, हमें लगता है इसकी आज गहराई को समझना होगा। सबसे पहले एक पत्र, एक ऐसा पत्र जो मौजूदा वक्त की परिस्थितियों पर से उस रेड कारपेट को हटा देता है जिस रेड कारपेट को इस देश की सरकार और सत्ता ने बिछा कर रखा हुआ है। उस पत्र में लिखा है 1 अक्टूबर 2025 से हमारी कंपनी भारत में आयात निर्यात गतिविधियां बंद कर देंगी। पिछले 45 दिनों से चेन्नई के सीमा शुल्क अधिकारी हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। इस साल 2 बार उनकी रिश्वतखोरी की गतिविधियों का पर्दाफाश करने के बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारत में हमारे संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई और हमारा व्यवसाय पूरे तरीके से नष्ट हो गया।
हम उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस कठिन वक्त में हमारा साथ दिया। यह कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई है। इस कंपनी का नाम विंट्रैक इंक है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यह नेपाल, थाईलैंड, चीन में भी बिजनेस करती है। जनवरी से जो बात शुरू हुई उसमें जनवरी के पहले महीने में अधिकारियों ने 8 लाख की रिश्वत मांगी। उस रिश्वत मांगने के कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया, उसको बड़े अधिकारियों को दिखलाया गया, मामला सुलझ गया यह मान लिया गया और उसको सोशल मीडिया में भी डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद फरवरी में एक बार फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई शिपों को रोक दिया गया। कस्टम अधिकारियों ने 5 लाख मांगे। सब कुछ डूब जाता तो 3 लाख रुपए रिश्वत में दे दिए गए। एक अधिकारी और पैसा मांग रहा था, उसने फिर मांगा, पैसा नहीं दिया गया तो जून के महीने में उसने एक बार अपने अधिकार का उपयोग करते हुए शिप को रोक दिया। 1.5 लाख रुपए की मांग की। बिजनेस करने वाले ने कहा ऐसे तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। उसने कहा 50,000 ही दे दीजिए। बिजनेस करने वाले ने कहा बिल्कुल नहीं और उसके भी तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया, बड़े अधिकारियों को दिखलाया गया। लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। ऐसे में सभी से शिकायत करने के बाद भी जब बात नहीं संभली तो उस व्यक्ति ने कंपनी बंद कर दी और अपनी पत्नी के नाम पर दूसरी कंपनी खोल ली। उस दूसरी कंपनी के खोलने की भी जानकारी कस्टम अधिकारियों को लग गई। कस्टम अधिकारियों ने 3 लाख की मांग की। पत्नी के नाम की कंपनी 2,01,000 रुपए सितंबर अगस्त में दिए गए या सितंबर के शुरू में दे दिए गए। उसके बाद से तो स्थितियां और नाजुक होती चली गई और होते होते ऐसी स्थिति आ गई, तमाम अधिकारियों को जानकारी, उन अधिकारियों के वरिष्ठों को जानकारी, इस देश के चलाने वालों को जानकारी, और जो जांच हमारी टीम ने की उसमें जानकारी आई कि कस्टम के भीतर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो सीधे मंत्रियों के जरिए होती है। मंत्रियों का बड़ा प्रभाव रहता है और क्रूशियल जगह पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। यानी अधिकारी के ऊपर हाथ मंत्री का होता है, सत्ता का होता है, सरकार का होता है, या फिर वो अधिकारी अगर उस जगह पर जाता है तो उसके पीछे उस कॉरपोरेट का हाथ होता है जो कॉरपोरेट की साझेदारी और यारी सत्ता और मंत्रियों के साथ होती है। तो उस अधिकारी को कौन रोके कौन पकड़े, तो ऐसे में बिजनेस समेट लिया जाए। इसी तर्ज पर एक पर्चा जारी करते हुए विंट्रैक इंक ने कहा अब 1 तारीख से बात पूरी तरीके से खत्म हो गई और उसके बाद उन्होंने अपना वीडियो बनाया और बतलाया हालात कितने बद से बदतर हैं। इस देश के भीतर करप्शन, अधिकारियों की घूसखोरी और बिजनेस करने वालों के सामने क्या मुश्किल होती है। देख लीजिए, सुन लीजिए। In January, when we did a shipment, the value was about $1,300. We were asked a bribe about 8 lakhs. In May, another situation we faced, our shipment was held up. 3 shipments were held up in the same time. When we found out what was the reason, there was a bribe demand from the SIB, assessment and shed. They demanded 5 lakhs in the beginning and we paid 3 lakhs to assessment and SIB. In June, I was in China. At that time, I got a call from my CHA that CHA's client shipment is held up because we did not pay the bribe to the shed officer. And the shed officer demanded same money, that is 1.5 lakhs. Bribe was asked for already cleared goods. In the month of August, it got very serious and they were very much desperate to hold our shipment, stop our shipment and cause loss. And the shipment got stuck. It was twice examined in the shed. I've met all the officials quite often trying to solve the issue. ये तो एक व्यक्ति की कहानी है। भारत तो दुनिया के उन देशों में शुमार हो चुका है
जहां पर इस देश में बिजनेस करने वाले पैसे वाले सीधे कहें तो जो मिलेनियर्स और बिलियनियर्स हैं वह इस देश को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर बिजनेस हो नहीं सकता और उनके पीछे 4 या 5 कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण तो करप्शन से जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण इस देश में कानून सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इशारे पर चलता है। और तीसरा कारण इस देश की नौकरशाही जो सत्ता के साथ खड़ी हो जाती है या फिर किसी ताकतवर के साथ खड़ी हो जाती है तो वो जितना चाहे उतनी वसूली कर सकती है। ये अलग मौका है कि इस देश के भीतर बार बार कहा गया इस देश में लाल फीताशाही नहीं, कानून नहीं। और प्रधानमंत्री तो जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद पहला भाषण उनका जून के महीने में 2014 में यह कहकर दिया गया था कि टेक्नोलॉजी के आश्रय आप इस देश में करप्शन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप हकीकत जान के हैरान हो जाएंगे, इस देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ 2025 में यानी इस बरस 3,500 मिलीनियर्स ने इस देश को छोड़ दिया। जो हालात यहां के बिजनेस करने को लेकर मुश्किल होते चले गए, जो करप्शन की परिस्थितियां, वो कस्टम का अधिकारी हो, वो इनकम टैक्स का अधिकारी हो, वो सीबीआई का हो, वो ईडी का हो, वो कहीं धमकाने वाला कोई थाने वाला हो, तमाम परिस्थितियों के बीच जो 3,500 लोगों ने 2025 में हिंदुस्तान की नागरिकता को छोड़ते हुए दूसरे देश में जाकर शरण ले ली और बिजनेस कर दिया, वो अपने साथ इस देश का तकरीबन $26.2 बिलियन यानी 2,32,000 करोड़ की संपत्ति भी ले गए। क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि एक रिपोर्ट इन सब के बीच आई, हेंडले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025। उसने खुले तौर पर बताया जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं। 2025 में 3,500 लोग भारत छोड़कर गए। पिछले बरस 4,300 लोग भारत छोड़कर गए थे और कम इसलिए गए थे क्योंकि 2024 में चुनाव था और कुछ लोगों को लग रहा था शायद कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन उससे पहले साल 2023 में 5,100 लोग जो रईस हैं, बिजनेस कर रहे थे, धंधा पानी था, वो छोड़कर चले गए। और वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने बतलाया कि जो 2,32,000 करोड़ की संपत्ति इस देश से चली गई, वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इस देश के भीतर बीते 11 वर्षों की अनकही कहानी जो छुपी हुई है, उसमें 232 लाख करोड़ की संपत्ति इस देश से अलग अलग वजहों से ट्रांसफर हो चुकी है। और इसमें अल्ट्रा HNI यानी जो इस देश के भीतर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रईस होते हैं, उनकी यह तादाद है। 2,80,000 लोग छोड़कर चले गए। ये रईसों की शुमारी है जिनकी संपत्ति इस देश में 2,232 लाख करोड़ की। और उसी ने यह एनालिसिस करके बताया कि 2028 तक इस देश के भीतर अगर वो रह जाते और सारी चीजें पनपती चली जाती तो 360 लाख करोड़, 359 लाख करोड़ इतनी संपत्ति भारत में ही रहती। लेकिन सब कुछ चली गई और इनकी संख्या 2028 में बढ़कर जो भारत छोड़ रहे हैं वो तकरीबन 4,30,000 की हो जाएगी। ये सब लोगों की जानकारी या सारे लोग जो देश छोड़कर जाते हैं वो नहीं है, ये रईसों की है, मिलीनियर्स की है, बिलियनियर्स की है। और ये परिस्थिति बतलाती है कि भारत के भीतर गरीब कैसे गरीब होता है, रईस कैसे रईस होता है, क्योंकि 2014 से 2024 के बीच जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उसमें 72% का इजाफा हुआ है। 72% ज्यादा लोग रईस हो गए हैं। और इस रईसी के पास उसके बाद बिजनेस कर पाना भारत में संभव नहीं। और रईसी के पीछे जो बड़ी परिस्थिति है वो शायद आपको हैरान कर दे। उसमें अगर आप सत्ता के करीब हैं, इस सत्ता से किसी बिजनेस को लेकर आप तुरंत एनओसी पा सकते हैं, पॉलिटिकल थ्रेड्स आपके जुड़े हुए हैं, इस देश के भीतर ताकतवर लोगों के बीच आपकी शुमारी है, आप अगर पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, आप अगर इस तरीके से काम करते हैं जिसमें कोई अधिकारी सिर्फ आपको इसलिए ना छुपाए कि आपके संबंध और पकड़ मजबूत है, तब तो आप बिजनेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके एक हद के बाद आप इस देश को छोड़ देते हैं, क्योंकि
आपको लगने लगता है इनकम टैक्स टेररिज्म है यहां पर। आप जानने लगते हैं यहां जिंदगी जीने के तरीके बड़े निम्न स्तर के हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं है। और इन सब के बीच जो 5-6 कारण जो माइग्रेशन रिपोर्ट से नजर आती है, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न भारत के भीतर रहने का, करप्शन, लॉ, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम, एजुकेशन, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन से ज्यादा महत्व एनआरआई को, एनआरआई से ज्यादा महत्व किसी फॉरेनर को इस देश के भीतर हर बिजनेस को लेकर मिलता है। और शायद यही वजह है जो भारत छोड़कर चलते चले गए उसमें सबसे ज्यादा लोग दुबई पहुंचे, यूएई पहुंचे, उसके बाद अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका का गोल्डन ट्रंप कार्ड जो है वह भी उनके लिए अब इतनी कम कीमत का है क्योंकि भारत में उससे ज्यादा उन्हें घूस देनी पड़ती है। उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूएई, यूएस, यूके, रशिया, स्विट्जर, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इन तमाम जगहों पर और गोल्डन वीजा साउथ अरब के भीतर भी इस बरस 2400 से ज्यादा दुनिया भर से जो लोग आए उसमें मैक्सिमम इंडियंस हैं, क्योंकि जीरो इनकम टैक्स की व्यवस्था भी एक लिहाज से की गई है। अब यह सवाल है, जो पैसा भारत के भीतर बनता है उसमें बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट का होता है, उसमें बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिजनेस का होता है, उसमें बड़ा हिस्सा नए तरीके से स्टार्टअप को खड़ा करना और उसको बेच देने का होता है, फैमिली वेल्थ के जरिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे मैटर करता है उसका होता है। और जो परेशानी होती है वो टैक्स प्रेशर कुछ इस तरीके से होता है कि इनकम टैक्स अधिकारियों की जांच पड़ताल इस दौर में बढ़ती चली गई। सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गले की फांस कैसे इस देश के रईसों के लिए बन गई, यह भी एक पैरेलल में कहानी चलती है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक बात याद रखिए और समझ लीजिए, इस देश में बीते 10 बरस में 17 लाख से ज्यादा लोगों ने नागरिकता सौंप दी, दुनिया के दूसरे हिस्सों में चले गए। और जब पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठा मार्च के महीने में, तो मंत्री महोदय ये कहने लग गए कि हां, अलग अलग स्कोप है, चले जाते हैं, लेकिन ऐसा भारत में कुछ नहीं है कि इस वजह से चले जाते हैं, हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। यह जवाब है पार्लियामेंट के भीतर मंत्री महोदय का मार्च के महीने में। और उन्होंने ये आंकड़े देते चले गए, जिन आंकड़ों को जोड़ते चले जाएगा वो हम आपको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक बार फिर प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, इस देश के भीतर पहली बार 2014 में जो कैबिनेट बैठी थी उसने ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाई थी। स्विस बैंक में ब्लैक मनी बढ़ गई, दुनिया भर के बैंकों में भारत का पैसा बढ़ गया, दुनिया भर के देशों में भारत के लोग बढ़ गए। भारत छोड़कर जो बैंकों से कर्ज लेकर भागे उनकी तादाद 200% का इजाफा कर गई। भारत के भीतर जो रईस और बिजनेस करने वाले थे उनकी संख्या में 160% की वृद्धि होती चली गई। ये मतलब मायने तब कहे गए जब पहला भाषण प्रधानमंत्री संसद में करप्शन को लेकर दे रहे थे। तो क्या कह रहे थे? टेक्नोलॉजी करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की फाइलें ऐसे ही जमा रहती हैं और भांति भांति के आरोप लगते हैं, लेकिन वही ऑनलाइन हो, कोई भी एप्लीकेंट हो अपने पासवर्ड से देख सकता है कि आज मेरी फाइल की क्या पोजीशन है, अपने घर बैठ करके ऑनलाइन देख सकता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि हमारे यहां सामान्य मानवी भी करप्शन करने से पहले 50 बार सोचे। यह वाकई बड़ा हसीन इत्तेफाक है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के आश्रय करप्शन पर नकेल कसने का जिक्र किया और कहा सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट होता चला गया। जो देश को छोड़कर जा रहे हैं उनसे हमने बातचीत की, हमारी टीम ने जब उनसे संवाद किया तो उन्होंने खुद क्या कहा। उनका कहना है कि दरअसल टैक्स के नाम पर जो वसूली होती है वो सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। उनका आर्गुमेंट है कि इनकम टैक्स के अधिकारी जांच पड़ताल जिस तरीके से करते हैं और उसमें खास तौर से अगर 2025 में जो 3500 लोग छोड़कर गए उन्हीं के जरिए जानकारी दी गई कि अप्रैल से जून के महीने में 20,000 करोड़ का बकाया वसूलने के लिए सीबीडीटी के अधिकारी सक्रिय हुए, जो कि 20,000 करोड़ रुपए, यानी पिछले साल अप्रैल से जून तक के बीच में ये इनकम डबल है, वसूली करनी है क्योंकि टैक्स नहीं दिया गया। और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स 17,244 करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स 2,714 रुपए।
सामान्य नियम कहता है टेक्नोलॉजी काम कर रही है, सब कुछ पता है, वसूल कर लीजिए, लेकिन वसूली नहीं होती है, बल्कि पड़ताड़ना शुरू होती है और उसके बाद जो नोटिस के जरिए वसूली अधिकारी करते हैं वो कस्टम के अधिकारी जो चेन्नई में थे उससे हटकर कोई परिस्थिति नहीं होती है। सब कुछ इस तर्ज पे चलता चला जाता है और उन्होंने ही जानकारी दी कि टारगेट, बकायदा सीबीडीटी के अधिकारी कहते हैं टारगेट हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का 1,96,000 करोड़ का है। अभी तो पहले क्वार्टर में सिर्फ 20,000 करोड़ की वसूली हो रही है, और यानी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड कितनी बढ़ चुकी है। अगर वसूली होती तो आप यह भी कीजिए कि टेक्नोलॉजी चल रही है तो वसूली होती चली जाए, जी नहीं। कैसे सरकार के रेवेन्यू पर चोट होती है, खजाने पर चोट होती है और करप्शन पैरेलल में चलते चले जाता है, वही पैरेलल उन्हीं अधिकारियों के जरिए, जिन अधिकारियों के पीछे ताकतें होती हैं, पॉलिटिकल हो, कॉरपोरेट की हो या फिर कोई भी ताकत काम कर रही हो। कल्पना कीजिए कि इस देश में जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड बढ़कर इस दौर में 42 लाख करोड़ की हो चुकी है, जो कि 2019-20 में यानी 5 बरस पहले 10 लाख करोड़ की थी, वो 42 लाख करोड़ को पार कर रही है। और यहीं से अगला सवाल होता है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम अधिकारियों के पास है, उसमें चाहे इस देश के भीतर यूपीआई जो 41% का ग्रोथ 2024-25 में हुआ और 261 लाख करोड़ का लेन देन हुआ, हर यूपीआई के साथ पैन जुड़ा होता है, टैक्स अधिकारी को पूरी जानकारी होती है, वो उसका अनुपालन करता है, उसके नियम के तहत वो वसूली करता है। लेकिन इन सब के बीच जिस भी व्यापारी के पास, जिस भी बिजनेसमैन के पास, जिस भी किसी रईस के पास जब ये अधिकारी पहुंचते हैं तो वसूली कम और घूस ज्यादा हो जाती है और वो कई खेप में चलती चली जाती है। इसीलिए जीएसटी भी इसके दायरे में आया, जहां यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिजिटल पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी नजर आती है, लेकिन सब कुछ गायब। और एमएसएमई भी जो उड्डयन पोर्टल बनाया गया उसके जरिए भी वसूली शुरू हुई। कोटक प्राइवेट सर्वे ने एक जानकारी निकाली कि इस देश के भीतर अल्ट्रा रिच इंडियंस जो हैं वो भारत क्यों छोड़ना चाहते हैं और कितनी बड़ी तादाद में छोड़ना चाहते हैं। तो इस देश के हर चौथा शख्स जो अल्ट्रा रिच इंडियन है वो खुले तौर पर कहने से घबराया नहीं, हां हम भारत छोड़ना चाहते हैं। सवाल यह भी था कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बोला बिल्कुल नहीं, ये वसूली बिजनेस है। इस देश के भीतर जो कमाने वाले, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए वाकई यूएई का गोल्ड वीजा महंगा नहीं है, ट्रंप का $5 मिलियन का गोल्ड वीजा महंगा नहीं है, पुर्तगाल का गोल्ड वीजा महंगा नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा वसूली यहां पर हो जाती है। और शायद इसीलिए इस देश के भीतर एक बड़ी लंबी कतार है इस देश को छोड़ने वालों की। सबसे कम देश को छोड़ने के दौर कोविड के समय में आया 2020 और 2021 में। इन 2 वर्षों में सिर्फ भारत छोड़ने वाले लोग 2,48,626 थे। उससे पहले यानी 2014 से 2019 तक 8,14,047 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। और इस बीते 3 साल में यानी 2022, 2023, 2024, इन 3 वर्षों में 6.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। परिस्थितियां सबके साथ कमोवेश वैसी ही होती चली गई, जिसमें परेशानी का सबब इस देश के भीतर वसूली, करप्शन, कानून का ना काम करना, एक बेहतरीन जीवन और इन सब के बीच बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह तो बहुत बात की चीज है। पहले राउंड में तो आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र, उसका नाम प्रवीण गणेशन है, जो विंट्रैक इंक के नाम पर कंपनी चलाते हैं। एक बार उनकी बात फिर सुनिए जरा। Their modus operandi was, if I brought some complaints which they asked, they would ask for something new. Like this, it was keep on dragging. There was no end to it. So that's why I decided I'm no longer going to do business in India in form of import or export or anything. And I already have a business in Thailand, China, and Nepal. So I would not be affected if this is completely shut down by the officer's ego. And one more thing, what I heard was like, they're still planning revenge on me, planning to raid, planning to hurt, planning to affect my personal life and other things. तो ये शख्स तो अपना बिजनेस नेपाल, थाईलैंड, चीन में चला लेगा और भारत
के भीतर का सवाल सबसे बड़ा यह है, सिर्फ 2023, 2024 और 2025 जो लगभग 12-13 हजार से ज्यादा लोगों ने इस देश को छोड़ा, जो संपत्तिवान थे, बिजनेस कर रहे थे, उनकी कुल संपत्ति का आकलन जो है वो तकरीबन 6,90,000 करोड़ का है, जिसमें से इस बरस सिर्फ 2,32,000 करोड़ रुपए इस देश से बाहर चले गए। लेकिन आखिरी सवाल वहीं जाकर अटक गया कि आखिर जांच करेगा कौन, नौकरशाही पर नकेल कसेगा कौन, अधिकारियों की घूस को रोकेगा कौन, जब वही अधिकारी, वही संस्थान उस पॉलिटिकल नेक्सस का हिस्सा होंगे जिस पॉलिटिकल नेक्सस के जरिए नियुक्तियां भी होती है, ट्रांसफर भी होती है, पोस्टिंग भी होती है, और उन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी की धाक इस तर्ज पर चलती है कि कोई उनके अपराध पर कोई एफआईआर दर्ज हो नहीं सकती है। सब कुछ तो सामने है। फिर पार्लियामेंट के भीतर भाषण दिया जाए या लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर ऐलान किया जाए, देश आपके सामने है। इसके बाद भी कुछ कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।